नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज एमसीक्यू को लेकर हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं, जहां से आपकी सभी एग्जाम्स में जो आगे आने वाली है वहां से क्वेश्चन आना 100% तय है। हम लोग अभी जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, मैं उनको नाम आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले अभी तक जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूं, मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सभी टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। आप चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर आप इन्हें देख सकते हैं और मैं बहुत जल्दी इनका प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैंने सबसे पहले आप लोगों से पहले टॉपिक में डिस्कस किया था मैटर एंड देयर स्टेज, पदार्थ और उसकी अवस्था। पदार्थ और उसकी अवस्था और पदार्थ और उसकी अवस्था से अभी तक के मैंने टॉप 100 क्वेश्चन निकालकर यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, जिनसे एग्जाम्स आपका बनना तय है। 100% यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। हमने चैप्टर नंबर 2 यहां पर पढ़ा था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन अभी तक पढ़ा चुका हूं मैं, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमने यहाँ पर देखा जो रेलवे के लिए स्पेशल टॉपिक है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल से भी मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने उन सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को समझाए हैं। हम लोगों ने फिर यहाँ पर अगला टॉपिक जो पढ़ा था, इसका नाम था धातु और अधातु। धातु व अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के भी हमने टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पर देखा। हर एक पार्ट के हम लोगों ने, हर एक चैप्टर के 5 पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और उनके 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। वही अगर हम लोग अगला टॉपिक देखें तो मैंने आप लोगों को एसिड और बेस, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अम्ल और क्षार, काफी अच्छे और शानदार प्रश्नों के साथ में इस टॉपिक को हम लोगों ने किया था। इसके भी 100 क्वेश्चन मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अभी हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया जिसका नाम है, जो लास्ट टॉपिक अभी हमारा खत्म हुआ है, और इसका नाम मैंने आप लोगों को बता रहा हूं मैं, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही शानदार टॉपिक माना जाता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए काफी एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक माना जाता है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर पढ़ा है, और इसके भी मैं 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप यहाँ पर ओवरऑल देखोगे कि मैंने आपको इन 6 टॉपिक में, जो टॉप चैप्टर माने जाते हैं केमिस्ट्री के, इन 6 टॉपिक के मैंने आपको टोटल 600 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं और आप इन्हें प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चले। मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं यहाँ, वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग अभी जिन टॉपिक को कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है कि ये टॉपिक अभी तक मेरे द्वारा आप लोगों को डिस्कस किए जा चुके हैं। आप सभी, ये टॉप चैप्टर है। आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला टॉपिक हूं, उसका नाम मैं बता देता हूं, जो सभी स्टूडेंट छोड़ के आते हैं और जिनके क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप सभी एग्जाम्स में इनके जो क्वेश्चन आएंगे आप बनाओगे। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसका नाम है रासायनिक बंध, यानी केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक आबंध आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा। और केमिकल बॉन्डिंग इतना शानदार टॉपिक है, हर बार एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम को देने वाले हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप अगर केमिस्ट्री वहां पूछा जा रहा है, साइंस अगर पोर्शन वहां पर है, तो फिर आप यकीन मानिएगा इस सेशन से अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारे प्रश्न आप लोगों के यहाँ से बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक बंध। अब देखिए, इन टॉपिक को हम लोग डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते। सबसे पहले आज रासायनिक बंध का मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि रासायनिक बंध को किस टाइप से हम लोग बेसिक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काफी बार इसको पढ़ा हुआ है और काफी बार ये टॉपिक आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ही बना हुआ है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, परंतु एग्जाम में हमारे द्वारा इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता नहीं है। तो क्या वजह है, क्या रीजन है, उस रीजन को भी हम लोग जानेंगे। और आज मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग का कि आज के बाद आपको यहां से, इस टॉपिक से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो आप कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की। तो अपने नोट्स ओपन कीजिए और उसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध। सबसे पहले मैं रासायनिक बंध का आप लोगों को बेसिक समझाने वाला हूं। तो इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रहना है, चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, और अभी मैं आपको इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, यानी रासायनिक बंधों के प्रकार कितने होते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस आपसे करने वाले हैं। देखिए रासायनिक बंध होते क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोगों ने किसी भी कंपाउंड फार्मूले को देखा होगा, मान लीजिए आपने पानी के फार्मूले को देखा है, आपने कॉमन सॉल्ट के फार्मूले को देखा है, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं आप लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इन दोनों में किसी प्रकार का कोई आबंध पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट तो होगा। ये किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन बंधों को ही, ये जो दो एलिमेंट अलग अलग हैं, ये किसी प्रकार के बंध से जुड़े रहते हैं। अगर हम लोग सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के बंध से जुड़े हुए रहते हैं, और इन्हीं केमिकल बॉन्डिंग को आज हमें समझना है। चाहे कितने ही आप इंपॉर्टेंट कंपाउंड ले लीजिए, जैसे आपने H2SO4 लिया, आप लोगों को पहचानना है इसमें किस प्रकार का बंध होगा, इसमें कौन सा बंध होगा। आपने CH3COOH लिया, एसिडिक एसिड, इसमें किस प्रकार का बंध होता है। H2S आप लोगों ने लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड, किस प्रकार का बंध होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को अगर समझना है तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, आप लोगों को ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले किसी भी एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। लेस डॉट सिंबल कैसे लिखते हैं या लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने इतना तो बेसिक पढ़ा होगा कि कोई भी एटम है मेरे पास, मान लीजिए सोडियम मैंने लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 यानी कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया ये टॉपिक, जो हर किसी को समझ में आएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा आप बाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आपको केमिकल बॉन्डिंग में किन चीजों की आवश्यकता होगी समझने के लिए, मैं उसका पहले बेसिक समझा रहा हूं। तो आज की क्लास में हम लोग इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वहां इसके टॉप 20 क्वेश्चन में लेकर आपके लिए आने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सोडियम में 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम लोग किसी सेल के अंदर इसको बिठाएं, इन इलेक्ट्रॉनों को सेल के अंदर बिठाएं, तो यहाँ ये जो 1 होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। ये जो S आपको S दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर होगा सबसेल यानी कि उपकक्षा है। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट वहां जाइए और उसके पांचों वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ताकि हर चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल होती है वो S, P, D और F, हम लोग इनको सेल के नाम से जानते हैं, S, P, D और F। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होगा कि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2 फिल कर सकते हैं, P में 6, यहाँ D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग सेल में या उप कक्षा में इन इलेक्ट्रॉनों को बिठाएंगे तो यहाँ पर पहली सेल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 लिखना होगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल अगर होगी तो ये 2 कक्षाओं में या सेकंड सेल के अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 प्रेजेंट होंगे, तो हम इसको यहाँ 8 लिख देते हैं। और थर्ड सेल के एस ऑर्बिटल में यहाँ पर सब ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 281 इसका सेल के अंदर यानी कि कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया है। आप लोग देख रहे हो, यहाँ आप लोग बोल सकते हैं कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। आप लोगों को ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर आप केमिकल बॉन्डिंग करवा रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की जानकारी पता होनी चाहिए। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन को भी आप समझ लीजिएगा, इन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझिएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप सोडियम में यहां पर देखोगे तो जो इसकी आखिरी वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आखिरी वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। संयोजी कक्षा किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा होती है, और उस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने सोडियम को देखा, ठीक उसी प्रकार अगर आप यहां पर देखोगे सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां सोडियम के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
तो आप लोगों ने यहां पर देखना है कि इस सोडियम का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको यहां सोडियम का सिंबल लिखना है और आपको यह देखना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉनों को आपको देखना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा ध्यान रखें कि केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, कभी भी ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको बंधों को समझना है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं केमिकल बॉन्डिंग का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम हमें आती है, क्यों हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोगों ने देखा कि यहां सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, तो आपको केवल इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है जो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो यहां हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लुईस ने क्या किया था, लुईस ने यहां पर चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको डॉट के फॉर्म में शो करना स्टार्ट कर दिया था। मान लीजिए किसी के पास में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 5 है। मान लो ये एलिमेंट ए है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बिठाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। आप लोगों ने यहाँ इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज किया है ना। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब चारों दिशाओं में बराबर बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो फिर हम इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, इनका युग्म बनाना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से रेलवे की सभी एग्जाम में टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। और चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट से आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, आप लोगों को ये टॉपिक देख लेना चाहिए और इसके सारे क्वेश्चन को आप लोगों को मेरे साथ कंप्लीट कर लेना है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि जब 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो 5वें इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर पेयरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी युग्म बनना प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक आपको पेयर देखने को मिलेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी को हिंदी वाले बच्चे आप लोग इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा क्या होगा, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो निर्जन जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा, वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा, यानी कि जिसकी पेयरिंग बनेगी, उसी को हम लोग निर्जन जोड़े के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल बचे हुए, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हर तत्व चाहता है कि वह अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, और इसी नियम को हम लोग अष्टक नियम के नाम से पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। यानी अष्टक नियम ये बोलता है कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेगा, अगर वो अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना ही अष्टक नियम है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अष्टक नियम को ये फॉलो करने के लिए क्या करेंगे कि ये चाहते हैं कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जिससे इसका अष्टक पूरा हो सकता है, तो 1 2 और 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं, तो ये किसी से बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है कि बॉन्डिंग केवल वे तत्व करते हैं जिनके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, और वो इन्हीं अष्टक को पूरा करने के लिए किसी अन्य तत्व के साथ जुड़कर केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है? कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे जवाब दीजिए कि आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है। चलिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए आप इसको और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट और है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 होता है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2s2 2p6 और 3s2। आप लोगों को देख रहे हो कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा है, इस s ब्लॉक का एलिमेंट इसको हम लोग बोलेंगे। हम लोगों ने ये उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा। अगर हम लोग कक्षकों में इनको बिठाएंगे, तो पहली सेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, वही दूसरी सेल के अंदर यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी सेल के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, यानी 282 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेल के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैग्नीशियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा बहुत ही सिंपल, कि आपको इन 10 इलेक्ट्रॉनों को ध्यान नहीं रखना है, आपको जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी को ध्यान रखना है। यानी इसके लुईस डॉट में हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर को रख लिया। वही एक एग्जांपल में और रखने वाला हूं, ये सेकंड एग्जांपल मेरा था। थर्ड एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए नाइट्रोजन आप लोगों ने लिया है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को 7 है।
अबाउ रूल आप लोगों को पता होना यहाँ पर जरूरी है, और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना आपको आना चाहिए, तो आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम लोग यहाँ पर इसका लुईस डॉट निकालेंगे 1s2 2s2, ये 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। अब p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, पर यहाँ पर 6 भरने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। 1s2 2s2 2p3 ये हम लोगों ने देखा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि पहली सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आ रहे हैं, और सेकंड सेल में यानी कि दूसरा कक्षा और दूसरा कक्षा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग नाइट्रोजन का कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बिठाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर लास्ट सेल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और ये 5 इलेक्ट्रॉन लुईस ने क्या किया था कि डॉट के शेप में इन नाइट्रोजन के ऊपर बिठाना प्रारंभ किया। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन को लिया और नाइट्रोजन में इन 5 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार बिठाएंगे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने चारों दिशाओं में अरेंज किया। अब बारी आती है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमेन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष बचा हुआ है। हम उस इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे? हम उस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे किसी के साथ एक पेयर करके। ये आ गया 5 इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख पा रहे हो 1 2 3 4 और 5, हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा युग्म बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो युग्म बन चुका है इसे हम लोग कहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये मैग्नीशियम में नाइट्रोजन में लॉन पेयर। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़े कितने होते हैं, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ा होता है 1। वही हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जरूरत है, तब जाके ये पेयर बनाएंगे। और अगर चारों लोन पेयर एकत्रित हो जाएंगे किसी एलिमेंट के ऊपर, 4 लोन पेयर होते हैं, तो उस 4 लोन पेयर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से उसका अष्टक पूर्ण माना जाता है। क्या आपको ये जानकारी समझ में आ रही है? जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहे और अपने नोट्स में इसका पूरा बेसिक आप लोगों को समझना है आज, क्योंकि आप जब तक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है। काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है और सभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक टॉपिक भी माना जाता है। तो नाइट्रोजन हम लोगों ने देख लिया। अब नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और इसमें 3 सिंगल, और इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी बंध बनाने में जो भाग लेते हैं नाइट्रोजन के, वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है आयनों की। अगर आप आयन बनाओगे तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके N-3 बना लेता है। तो नाइट्रोजन का जो आयन होगा वो क्या होगा? N-3 होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए और कुछ एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p 2p4। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 2 और 2 4 और 4 8 यहाँ पर हम लोगों ने बिठा दिया। जब हम इसको सेल के अंदर अरेंज करेंगे तो पहली सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, और दूसरी सेल को हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो हमें इन 6 इलेक्ट्रॉनों से मतलब रखना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रोल होगा। कोर इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इनका रोल यहाँ पर नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि हम इस ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार अरेंज करेंगे। 1 2 3 4। अब आप पेयरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5, और ये हो जाएगा 6। आप लोग देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन परमाणु में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बन गए। ये 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बन गए, इन्हें हम लोग कहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इन्हें हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन को इन्हें लॉन पेयर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी? तो आपका जवाब होगा सर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यह एक अपना आयन बनाएगा, और इस आयन का नाम हो जाएगा O-2। क्या आप लोगों को ये आयन बनाना स्टार्ट हो गए? तो आप लोग, सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए आयन का भी मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं।
कि आयन कैसे बनेंगे। दो प्रकार के आयन होते हैं, ये दो प्रकार के आयन आपको एक ध्यान रखना है, धनायन कैसे बनेगा और एक बनाएंगे हम लोग ऋणायन कैसे बनेगा। इसी धनायन को हम लोग कैटायन के नाम से भी जानते हैं। कैटायन क्या होता है, तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और ऋणायन कैसे बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एनायन चार्ज। तो ये दोनों चार्ज आप लोगों को पता होना चाहिए। आयन दो प्रकार के होते हैं, आयनों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक तो कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। तो मेनली हम लोग इनको दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप ध्यान से समझे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए कोई एटम है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पहला एग्जांपल हम समझ रहे हैं, कोई एटम ए है, इस एटम ए ने कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यानी कि एरो की इस तरफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो इसका मतलब होगा ए ने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ए कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए क्लोरीन है, अब क्लोरीन की बात अगर हम लोग करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर थोड़े चेंज होंगे। पर आप फिलहाल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पर समझना कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक जो क्लोरीन होता है वो ऑर्गन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि हर कोई तत्व स्थायी बनना चाहता है, और ये स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करते हैं। इस बात को आपको समझना है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेता है, तो इस क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, और यहाँ पर प्रोटॉन तो वही बचेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रही ना, क्योंकि प्रोटॉन में तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब किसी तत्व के अंदर या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है उसकी वैलेंस शेल के द्वारा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अभी तक ये बैलेंस थे, पर अब नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम लोग क्लोरीन का जो आयन लिखते हैं वो लिखते हैं Cl-, नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, यानी कि दो पॉजिटिविटी उसके ऊपर आ जाएगी। एक दान करेगा, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर तीन दान कर दिए तो तीन पॉजिटिविटी आ जाएगी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। तो हम लोग अगर देख रहे हैं एन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो आप बोलोगे सर डोनेट करने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, यानी कि ए पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। वही अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन को देखें कि अगर ए कोई एलिमेंट है, इसने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये ए पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। आप लोग यहाँ ये भी बोलोगे कि ए जब किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बना था, तो ये अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में था, और इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो +1 कर लिया, यानी जीरो से लेकर कहां पहुंच जाना, +1 पर पहुंच जाना। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होना या ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन संख्या इंक्रीज होती है, इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद में वो एक पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को दान करने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दी है। चलिए अगला देखो, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, A+ बना। अगर ए ने कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता, तो अगर किसी एलिमेंट के साथ में पॉजिटिव चार्ज के साथ में ऐसा लिखा जाता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यह अपने ऊपर एक माइनस या नेगेटिव चार्ज ले लेगा, यानी ए बन जाएगा ए एनायन। ए नेगेटिव चार्ज का यहां पर निर्माण हो गया। वही अगर इलेक्ट्रॉन, ये ए एलिमेंट होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इसने ग्रहण किए, तो इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ए के ऊपर अभी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी। जब किसी प्रकार का कोई आयन ना बन रहा हो तो ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया नेगेटिव चार्ज। अब 0 से -1 पे जाना, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना। 0 से जब कोई एलिमेंट माइनस चार्ज यानी कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा रहा है, इसका मतलब क्या कि धीरे धीरे उसका अपचयन हो रहा है। तो माफी चाहूंगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो ए ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ए नेगेटिव चार्ज आया। आपको इतना समझ में आया? अब ए नेगेटिव चार्ज आया, तो ए अभी यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में था, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा लिया, कम कर दिया। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर प्रवेश करता है, गेन किया जाता है,
तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या धीरे धीरे घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या का घटना बढ़ना इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। यहां देखिएगा कि जब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके पहले जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए तो उसके पहले ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में था, और अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के पश्चात जो ए है वो -2 पर पहुंच गया, यानी 0 से -2 होना ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना। तो क्या आज आपको इतनी जानकारी समझ में आई कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या गेन करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। वही अगर जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करता है, डोनेट करता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की कमी उसके पास हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इनको नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए तो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। देखिए एक एग्जांपल और समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ए ऑलरेडी +2 पर था। a +2 क्यों बना होगा? आप लोग यहां पर बताएंगे कि a +2 है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला 2 इलेक्ट्रॉन और यहां गेन कर ले, तो मुझे बताइए यह किस फॉर्म में चला जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग के लिए और आयन बनाने के लिए आप लोगों को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आयन के केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। हम लोगों ने देखा कि a +2 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब दान किए थे तब ये a +2 पर आया था। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन कर लिए, जिनको दान किया था उसको ग्रहण कर लिया। तो अब मुझे बताइए कि यहां a हो जाएगा 0। केवल अब यहां से सारे आयन हट जाएंगे, सारे आयन हट जाएंगे और a आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 पर। आप लोग देखोगे कि सर a +2 पर था, a +2 पर था और a अब आ गया 0 पर, यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? घट गई। ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज कर गई, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज कर जाता है तो यहाँ इस एलिमेंट का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीकरण संख्या घट जाना, रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन। यही आप लोगों को कहानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैं फिर से सुनाऊंगा। तो आज आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो 2 प्रकार के हम लोगों ने आयन देख लिए कि धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए या इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाए। ऋणायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, तो ये धनायन बनता है, तो ऋणायन बनेगा। तो ये 2 चीजें आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ जाती है। चलिए अब तीसरी बातें हम करेंगे सीधा सीधा केमिकल बॉन्डिंग को लेकर। रासायनिक बंध क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं? देखिए जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़े हुए, और इन्हीं बंधों को हम रासायनिक बंध के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। अब ये जितने भी रासायनिक बंध होते हैं, ये 3 प्रकार के प्रमुख बंध हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे कई प्रकार के बंध हम लोग देखते हैं, पर मुख्य रूप से अभी आप 3 प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग को मेरे द्वारा पढ़िए। नंबर 1 पर यहाँ पर जो बंध आता है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पहले टाइप में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, यानी इसका नाम होता है आयनिक बंध। आपको ध्यान से समझना है। इसी आयनिक बंध को हम लोग वैद्युत संयोजी बंध के नाम से जानते हैं। वैद्युत संयोजी बंध इसे क्यों कहा जाता है, तो हम ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसे आयोनिक बॉन्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, या इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जान सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। इसकी कहानी क्या होती है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। देखिए आयनिक बंध का मतलब क्या होता है? आयनों से बना हुआ हो। आयनों से बनने वाले बंध को आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। और ये आयन कब बनते हैं, तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, केटायन बनेगा, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी से आयनों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो आयनिक बंध होगा ये कहां बनता है और क्यों बनता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आयनों के द्वारा ही निर्मित बंध है, इसीलिए इसे हम लोग आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि कोई एलिमेंट है जो कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो ये एलिमेंट त्याग करने वाला एलिमेंट क्या हो सकता है? कोई भी मेटल, यानी कोई भी धातु जो इलेक्ट्रॉन को दान करती है वह पॉजिटिव चार्ज बनाएगी, यानी केटायन बनाएगी। क्या बनाएगी? केटायन का निर्माण करेगी। और एक तरफ जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वहां बनता है, ये ग्रहण कौन करेगा? तो ये करेगा कोई नॉन मेटल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल या कोई अधातु। अधातु, ये अधातु क्या होती है? ये अधातुएं इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, और गेन करके ये एनायन का निर्माण करती है, यानी क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया, धात्विक तत्व जितनी भी धातुएं होती है, धातुओं का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना लेना।
वही नॉन मेटल जितनी भी होगी तो वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में एनायन बना लेती है, नेगेटिव चार्ज बना लेती है। क्या आपको ये जानकारी समझ में आ गई है? तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि केवल आयनों का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन धातु जो होगा इलेक्ट्रॉन दान करके करेगा पॉजिटिव चार्ज, और अधातु उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन या नेगेटिव चार्ज का निर्माण यहां पर कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक बंध होते हैं वह किसके बीच में बनते हैं? तो आयनिक बंध बनते हैं धातु और अधातु के बीच में। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आयनिक बंधों का निर्माण मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यानी आयनिक बंध किसके बीच में बनते? तो बिटवीन नॉन मेटल और मेटल के बीच में। आपको इस बंध की पहचान कैसे करना है कि आपको एक तो धातु मिलेगी देखने को और एक अधातु मिलेगी। इसके एग्जाम्पल आप समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में नमक है, आपने नमक लिया, तो नमक का फॉर्मूला होता है, सामान्य नमक का फॉर्मूला होगा NaCl। आपको यहाँ Na क्या देखने को मिल रहा है? Na एक मेटल है और Cl क्या है? एक नॉन मेटल है। यानी मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तभी ये बंध संभव था। यानी इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। उसी प्रकार मान लीजिए आपने किसी प्रकार की कोई आयन ले लिया, मान लीजिए आपने FeO ले लिया, यानी फेरस ऑक्साइड ले लिया, आयरन ऑक्साइड ले लिया, तो आपको एक मेटल देखने को मिल रहा है और एक नॉन मेटल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर MgO भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर पहचान है इस बंध की कि पहली धातु और दूसरी अधातु, पहली धातु दूसरी अधातु, यानी फर्स्ट मेटल रहेगी और सेकंड नॉन मेटल रहेगी, जो आपको समझना है। क्लियर है? तो आपको यहां पर यह बंध समझ में आया होगा। वैद्युत संयोजी बंध होता है क्योंकि ये प्रबल बंध माना जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक सबसे मजबूत बंध माना जाता है। आयनिक बंध सभी बंधों में सबसे मजबूत बंध है। इस बात को आप लोग यहां पर लिख लें। तो मैंने फर्स्ट बॉन्डिंग आपको आयनिक बंध समझाया जो धातु और धातु के बीच में बनता है, और यह आयनों के द्वारा ही बनता है। जब इलेक्ट्रॉन दान किया जाए और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो आपको आयनिक बंध देखने को यहां पर मिलेगा। चलिए दूसरे बंध का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा बंध होता है जिसका नाम होता है सहसंयोजी बंध। काफी महत्वपूर्ण बंध है सहसंयोजी बंध। अब अगर हम सहसंयोजी बंध या फिर इसको हम लोग देखें, इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी आयनिक बंध में देखा कि यह बंध धातु और धातुओं के बीच में पाया जाता है। सहसंयोजी बंध का क्या मैटर है? तो सहसंयोजी बंध सीधी सी बात है, आपको समझना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का आयनों का आदान प्रदान होता है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि जहां आयनों का आदान प्रदान हो, जहां आयनों का आदान प्रदान हो वहां आयनिक बंध देखने को मिलेगा। ये आपका इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अगर हम लोग देखें सहसंयोजी बंध का, तो सहसंयोजी बंध का एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जिन दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा हो, ना कोई दान करे ना कोई ग्रहण करे, दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दोनों एटम ग्रहण करने वाले हैं। यानी मान लीजिए एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, इसके पास भी 3 लोन पेयर थे और इसके पास एक बॉन्डिंग था। यहाँ भी 3 लोन पेयर थे और एक बॉन्डिंग था। अब यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन नीड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ ये दोनों एलिमेंट मिलकर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे यानी शेयरिंग करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन A के भी माने जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के भी माने जाएंगे। इसका मतलब होता है शेयरिंग। ना किसी ने दान किया ना किसी ने ग्रहण किया, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा सहसंयोजी बंध। ये सहसंयोजी बंध दो अधातु तत्व के बीच में भी पाया जा सकता है। दो अधात्विक तत्व, अधातुओं के बीच में ये तत्व पाया जाता है बिटवीन टू नॉन मेटल। बिटवीन टू नॉन मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा यह नॉन मेटल। जैसे आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं पानी, आप लोग यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं, आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, और भी कई प्रकार के इसके एग्जाम्पल है, क्लोरीन ले सकते हैं। तो इन्हें हम लोग सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको नॉन मेटल ये दोनों जगहों पर आपको नॉन मेटल देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिले वो सहसंयोजी बंध होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग डियर स्टूडेंट ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है।
बस एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, मान लीजिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को साझा किया तो यहाँ सिंगल बॉन्डिंग बनेगा। अगली शीट में ले लेता हूँ, सहसंयोजी बंध में आपको समझाने वाला हूँ। सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग समझ रहे हैं। जब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंगल बॉन्डिंग का निर्माण कब होगा, सिंगल बॉन्डिंग कब होती है, तो यहाँ सहसंयोजी बंध से ही सिंगल बॉन्डिंग यानी कि एकल बंध का निर्माण होता है दो तत्वों के बीच में। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, नमक आप लोग ले लीजिए NaCl, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग 281 के फॉर्म में लिखेंगे। वही क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन निकाल लीजिएगा, 287 इसका बनेगा। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो उसके पास एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वही क्लोरीन इसके साथ में जुड़ रहा है, तो क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दान करना है। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन को दान करेगा और यहाँ एक कंपाउंड बनेगा। Na ने एक दान किया इसलिए Na प्लस बन गया और Cl ने एक ग्रहण किया इसलिए Cl माइनस बन गया। तो इस प्रकार बॉन्डिंग हुई, पर ये बॉन्डिंग जो होती है ये आयनिक बंध है, ये एक प्रकार का आयनिक बंध है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम अभी सहसंयोजी बंध समझ रहे हैं, तो आयनिक बंध और आयनिक बंध में आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ आदान प्रदान होगा और सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी भी ले सकते हैं। आपने पानी लिया तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिठाते हैं 1 2 3 4 5 और आप एक और लोन पेयर यहाँ रख दीजिए, ये 6। अब आप देख पा रहे हो कि इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो विशेष ध्यान दें, एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, वही दूसरा हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ जुड़कर यहाँ जो बंध बना, ये बंध बना सहसंयोजी बंध, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है यहाँ पर साझा होता है। तो इस प्रकार कई सारे एग्जाम्पल है जो आप लोग समझ सकते हैं, यानी सहसंयोजी बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है। अब इसमें तीसरे नंबर पर आ जाता है उपसहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है, इनको भी मैं डिटेल समझाने वाला हूं आप लोगों को इनके क्वेश्चंस के साथ में। उपसहसंयोजी बंध क्या होगा, उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं ध्यान से सुनना है। देखिए उपसहसंयोजी बंध एक प्रकार का सहसंयोजी बंध का ही एक प्रकार होता है। अगर हम देखें कि उपसहसंयोजी बंधों का निर्माण सहसंयोजी यौगिकों से ही होता है, कैसे होता है इस बात को आप समझें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हुआ था, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ था या साझेदारी हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी सहसंयोजी बंध में। परंतु जब इलेक्ट्रॉन के, आपको ध्यान रखना है कि उपसहसंयोजी बंध में आपको क्या लिखना है कि जब इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर को, यानी जो जोड़े बने थे, लोन पेयर बने थे, इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर को जब साझा किया जाए, साझा किया जाए, साझा किया जाए, तो वहां निर्माण किसका हो जाएगा, वहां निर्माण हो जाएगा उपसहसंयोजी बंध का। किसका निर्माण होगा, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है जब इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर का साझेदारी हो। यानी इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को हम लोग साझा कर दे और ये साझेदारी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे आपने O3 लिखा, O3 किसका फार्मूला होता है, ओजोन का। तो हम लोग दो ऑक्सीजन लिखेंगे तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है और दो बॉन्डिंग है, इसके पास भी दो लोन पेयर होंगे और दो बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर इनका निर्माण हो जाता है, इन्होंने डबल बॉन्ड बनाकर अपने आप को साझेदारी किया, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पर किया गया है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक और ऑक्सीजन को हम लोगों को बिठाना है, पर यहाँ पर अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, तो किसी भी एक ऑक्सीजन के द्वारा, मान लीजिए एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के द्वारा इसके पास दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्डिंग होते हैं, तो एक लोन पेयर का निर्माण होगा और ये पूरे के पूरे लोन पेयर को क्या किया जाता है, यहाँ से साझा किया जाता है। साझेदारी यानी ये लोन पेयर इसके पास भी होगा, ये लोन पेयर इसके पास भी होगा। तो हम लोगों ने ये समझा है
कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है और इनका जो भी डिटेल आएगा हम लोग क्वेश्चन के साथ भी पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने आज की इस क्लास में इसका पूरा बेसिक समझा कि किस प्रकार हम रासायनिक बंधु को स्टार्ट करेंगे। तो कल के वीडियो में मैं इसके टॉप 20 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। इसके हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फटाफट आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा आता है। अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दिया करें। तो आप लोगों ने यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, ये सभी बॉन्डिंग बची हुई है जिनको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप अगले सेशन में इसके टॉप क्वेश्चंस को देखोगे मेरे साथ, तो आप इस सेशन को बहुत अच्छे से समझ लें, तो अगली क्लासेस आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।